मॉर्निंग स्टूडेंट, है ना। हम लोग साइंस चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं साइंस का? तो आज हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 हमारा, ठीक है, साइंस में, ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। अब तत्व क्या होता है? तत्वों का हमको क्या पढ़ना है? आवर्ती वर्गीकरण। तो हमने देखा है जो हमारा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, सबको पता है ना पीरियोडिक टेबल क्या होता है? आवर्त सारणी, है ना। बुक में दिया रहता है पीछे साइड, जिसमें तत्वों के नाम दिए रहते हैं, उनके परमाणु क्रमांक दिए रहते हैं और उनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दिए रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो तत्वों की खोज किया गया था, ठीक है, कितना खोज किया गया था स्टार्टिंग में? 33 एलिमेंट्स। कितने? 33। लेकिन अभी हमको पता है कि टोटल कितने तत्व होते हैं? 118, ठीक है, 118 तत्व होते हैं ना। तो इन तत्वों का वर्गीकरण हमको देखना है, मतलब इन कौन से तत्व को पहले लेना है, कौन से तत्व को दूसरे में लेना है, कौन से को तीसरे में लेना है। तो इन तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ, कैसे किया गया, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आ रहा है टॉपिक? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण समझ में आ रहा है? क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में? जो एलिमेंट्स होते हैं, हमको पता है कि 118 एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स का वर्गीकरण हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। अब देखो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कितने समूह होते हैं, वर्ग या समूह होते हैं ना, जो ऐसे लाइन लाइन होते हैं, लंबवत लाइन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कितने लाइन है आपने देखा या काउंट किया है क्या? ऐसे ऐसे लाइन रहते हैं, फिर ऐसे लिखा हुआ है। तो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? आवर्त। उसको क्या बोलेंगे? और ये जो परपेंडिकुलर या लंबवत फॉर्म में रहते हैं उसको वर्ग या समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग या समूह। तो हमारे आवर्त सारणी में वर्ग या समूह कितने हैं? 18 होते हैं, ठीक है। और आवर्त कितने होते हैं? 7। याद रखना कितने होते हैं आवर्त बोलने से? 7। और वर्ग या समूह कितने होते हैं बोलने से? काउंट करके देख लेना, ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं। इसके बाद इसको पहला आवर्त बोलेंगे, और ऐसे लाइन रहते हैं तो उसको दूसरा, ऐसे ऐसे करके तीसरा, चौथा, कहाँ तक जाएगा? 7। ये पहला वर्ग समूह, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ऐसे करके कितने समूह हैं? 18। तो इन तत्वों को हमको अलग अलग करके लिखना है, वर्गीकरण करना है। तो एक वैज्ञानिक है, ठीक है, देखो रसायन जो विज्ञान के है ना, उनको जो जनक बोला जाता है ना, रसायन या विज्ञान के जो जनक होते हैं, किनको माना गया है पता है? या जिन्होंने विज्ञान के बारे में, जैसे जिनको बोला जाता है, जिन्होंने विज्ञान का उत्पत्ति किया है, उनका नाम पता है? वैज्ञानिक का नाम देखो लेवोजियर होता है, ठीक है। बुक में अलग टाइप का नाम, इसमें लेवोजियर नहीं लिखा है, इंग्लिश में उसको लेवोजियर पढ़ते हैं, ठीक है ना। फ्रांसीसी रसायन के, है ना, क्या लिखा हुआ है? लवाइजिए लिखा हुआ है। तो उनका नाम क्या होता है? लेवोजियर नाम है, ठीक है, लेवोजियर, ऐसे लेवोजियर नाम है उनका, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, लवाजिए करके। उनका नाम क्या है? लेवोजियर, एंटोनी, ठीक है, लेवोजियर नाम है उनका, ठीक है। तो जब तत्वों को अब वर्गीकरण हमको करना है, तो इन्होंने देखा कि तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए। तत्वों को किस क्रम में लिखा जाए? तो बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? पहले छोटा लिखते हैं कि पहले बड़ा? पहले छोटा लिखते हैं ना। तो हमारे पास देखो, हमने पहले हाइड्रोजन लिया, उसके बाद क्या लिया? हीलियम, उसके बाद, तो ये बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना। ये जैसे 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3, इसका परमाणु क्रमांक होता है ना। तो हमने तत्वों को किस आधार पे रखा? उनके बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में रखे हमने, तो उनके परमाणु भार भी बढ़ते हुए क्रम में क्या हो रहे हैं? व्यवस्थित हो रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है ना। इसका 1 क्यों होता है? उसका एक रीजन है, ठीक है। और इसका कितना होता है? 4, डबल हो जाता है किसी किसी का, ठीक है। लिथियम का, बेरिलियम का 9 होता है कि 8 होता है? बेरिलियम का देख लेना किसका कितना कितना होता है, इसका कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। तो ये आपको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। तो ये भी देखो, ये भी बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे? लेकिन कुछ तत्व अब जैसे लिया गया, एक नियम पढ़ेंगे हम, डाबेराइनर का त्रिक नियम, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तत्व को किस आधार पे रखा गया? उनके बढ़ते हुए, कौन से बढ़ते हुए क्रम में? परमाणु संख्या और परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में। बस बढ़ते हुए क्रम नहीं बोलना है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या या बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार उनको रखा गया, ठीक है। उसके बाद
रखने के बाद हमको कुछ इन्होंने पता किया, ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। पहले लिथियम आता है, उसके बाद लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, तो ये परमाणु भार कितना होता है 6.9। सोडियम का कितना होता है 23 होता है, और पोटेशियम का होता है 29.1 होता है, 39.1, ठीक है। ये होता है, ये सब बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से इसको निकाला गया है ना, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का। तो हमने इसमें देखा उन्होंने कि यदि इन दोनों, इसका हम क्या निकालें, एवरेज निकालें, ठीक है, औसत निकाले हैं। तो औसत निकालेंगे तो ये हमको उसके बीच का एलिमेंट के परमाणु भार के बराबर मिल रहे हैं। जैसे पहले का देखो कितना है परमाणु भार 6.9, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 46 और डिवाइडेड 2, पहले और दूसरे का हम औसत निकालते हैं तो कितना आएगा 23 आ रहा है। और 23 जो है देखो किसका परमाणु भार है, इसके बीच का भार है ना, हाँ कि ना। मतलब यदि हम पहले लिथियम और पोटेशियम तत्वों का क्या निकालें, औसत निकालें। दो तत्वों का औसत कैसे निकालते हैं, औसत कैसे, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी टर्म रहते हैं उन पदों का योग बटे पदों की संख्या लेते हैं ना। तो हम पहले और दूसरे वाले के लिए निकाल रहे हैं ना बस। तो पहला वाले के लिए 6.9 और 39.1 को हमने ऐड किया तो कितना आया 46 आया ना। अब उसका एवरेज 2 ही टर्म है इसलिए 2 से डिवाइड करूंगा तो 23 आएगा, और 23 उसके बीच का एलिमेंट्स का परमाणु भार का मान मिल रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिया जाए और उनका एवरेज निकाला जाए किसी किसी तत्वों का, तो कुछ कुछ तत्वों का औसत जो है उनके परमाणु भार के बराबर होता है, ठीक है। ये समझ में आया। ये किसका नियम था, डाबे-राइनर का त्रिक नियम। ये किसका नियम था, है ना, लिखना चाहो लिख लेना, ये डाबे-राइनर का त्रिक नियम, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा तो लिखना है, ये नियम वगैरह पूछा जाएगा तो इसमें कैसे लिखोगे, समान, है ना, गुणधर्म वाले 3 तत्व, जैसे ये जो तत्व हैं ये समान गुण रखते हैं, ठीक है। जो लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम जो है क्या करते हैं, उनके जो क्वालिटी होते हैं क्या होते हैं, समान गुणधर्म वाले होते हैं। यदि उनके समान गुणधर्म वाले तत्वों को हम व्यवस्थित करें या उनके क्रम के अनुसार लिए तो उन दोनों तत्वों का जो औसत होगा उनके बीच के तत्व के औसत के बराबर होगा, मतलब औसत का जो मान होगा उसके परमाणु भार के बराबर होगा। ये किसका नियम था, डाबे-राइनर का त्रिक नियम, ठीक है। ये समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे तत्व आपके ये सारणी में दिया हुआ है 48 पेज नंबर में, ठीक है, उसको देख लेना। उसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या होता है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ये नियम है, बस पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो फिर ये जो हमने नियम पढ़ा कुछ तत्वों के लिए ये तो लागू हुआ, ठीक है। जैसे हमने लिया क्लोरीन लेना था, ब्रोमीन लेना था और आयोडीन था। कुछ और उन्होंने तत्वों में क्या किया, इसको चेक किया तो उसमें क्या हो गया, इनका जो ब्रोमीन का जो परमाणु भार है इन दो तत्वों के औसत के बराबर नहीं मिला, तो ये नियम क्या हो गया, सभी तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया। तो उन्होंने फिर एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने एक और नियम दिया जिनको बोलते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक, ठीक है। ये समझ में आया, ये है ना, ये कौन से तत्वों के लिए बस लागू हुआ, लिथियम के लिए, सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए। अगला एक नियम दिए हैं साइंटिस्ट न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, या इस नियम के अनुसार तत्वों को, है ना, इनके, है ना, इस नियम के अनुसार या इनके अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया जाए
ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इनका क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्थित किया जाए तो इनका क्रम इस प्रकार निश्चित होता है कि तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, प्रत्येक 8वें तत्व के बाद पुनरावृत्ति होती है, प्रत्येक 8वें तत्व के बाद, 8वें तत्व के बाद। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा डेफिनेशन, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है, इनके अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, तो इनका क्रम बद जो है इस प्रकार निश्चित होता है कि तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तत्वों की पुनरावृत्ति इस प्रकार होती है, प्रत्येक 8वें तत्व के बाद होती है। ठीक है, प्रत्येक 8वें तत्व के बाद, और इन तत्वों की जो पुनरावृत्ति होती है ये संगीत के सुरों से तुलना की गई। किससे की गई है ना, संगीत के सुरों से तुलना की गई है, संगीत के सुरों से तुलना की गई है। ठीक है, तुलना की गई है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ये यहाँ तक। अब जैसे देखो हमारे पास क्या है, कुछ हमने एलिमेंट्स लिया, जैसे हाइड्रोजन लिया, लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, बोरान लिया, कार्बन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 8वां ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, इसलिए एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस और ये सल्फर और ये है क्लोरीन, पोटेशियम। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जांपल, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के बाद नियोन आता है। तो उस समय जो ये सिद्धांत उन्होंने दिया तो नियोन तत्व की खोज नहीं हुई। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया, सोडियम को लिया। ठीक है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। अब देखो इसमें जो सुरों की तुलना की जा रही है, हाइड्रोजन में न आ रहा है लास्ट में, क्लोरीन में क्या आ रहा है, क्लोरीन में आ रहा है ना, लिथियम में सोडियम में, बेरिलियम, मैग्नीशियम आ रहे ना सुरों में। तो इनके अनुसार जो नियम इन्होंने लागू किया इन तत्वों के बारे में, उसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ये भी सभी तत्वों के लिए आगे क्या हुआ, लागू नहीं हो पाया। कुछ कुछ तत्वों में सुरों बिगड़ गया, मतलब प्रत्येक 8वें तत्व का जो है ना, जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए सुरों के अनुसार, वो चेंज होने लगा। तो ये नियम भी क्या हो गया, बाद में फेल हो गया। ठीक है, तो फिर और एक नियम निकाला गया, इसमें बहुत सारे नियम पढ़ेंगे। ठीक है, लोथर मेयर का नियम, उसके बाद मेंडलीव का वर्गीकरण हमको पढ़ेंगे। तो ये 2 नियम समझ में आया कि नहीं आया, सभी को आ गया सर? याद भी हो जाएगा, डेफिनेशन लिखने का और कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे देना है। नियॉन को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम उसकी खोज नहीं हुई थी उस तत्व। ठीक है, तो आज के लिए ये 2 नियम, कल हम फिर आगे पढ़ेंगे इसके। ठीक है।